महिलाएं जुड़ी हुई है। रोली बिंग है सामने हमारे, और शुभी डीएमएम और गुलाब जी डीएमएम ने इन लोगों को जोड़ा है। और मैं बस चाह रही थी कि आप प्रेरणा स्रोत है इन सब के लिए, और किस तरीके से काम ये कर सकती हैं, या समूह का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या है, अभी वो चीजें शायद लोग नहीं समझ पाए ठीक तरीके से। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैम। तो मैं आपको एक साथ कई कई लोग जुड़े हुए हैं, 20 से 50 की संख्या में लोग जुड़ करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उतना लोगों के पास अभी स्मार्टफोन है नहीं उन महिलाओं के पास, तो लोगों ने लैपटॉप से और मोबाइल से अपने पूरी समूह को जोड़ जोड़ के उठाया हुआ है। बहुत बहुत अच्छा है कि समूह की महिलाएं जुड़ी हैं, क्योंकि हमारी फूलबासन दीदी तो एसएसजी का पर्याय है छत्तीसगढ़ में। एसएसजी को इतनी जबरदस्त तरीके से चलाने वाली, महिलाओं को जोड़ने वाली, उन जैसा और कोई काम दूसरा पूरे भारत में नहीं हो रहा है जो फूलबासन दीदी कर रही है। अभी भी मेरी बात हुई थी कल, तब दीदी आ रही थी ट्रेनिंग सेशन करवाकर। उन्होंने अभी महिलाओं का ब्रांड तैयार किया है गांव वाली, वो शायद उस बारे में बताएंगी भी। तो आप लोगों को जो समूह की बहनें हैं हमारी, उन्हें भी बहुत जानकारी मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। और आपके कुछ सवाल भी अगर होंगे तो आप जानवी जी के साथ शेयर कर सकती हैं, और वो फूलबासन दीदी आपसे बात करने में बहुत खुशी महसूस करेंगी। उनसे बात करके आपको बहुत आत्मीय महसूस होगा। कैमरे में हमारे साथ जुड़ी हुई है अभी इस समय विभो सिंह जी के साथ बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई है। उन्होंने कैमरा ऑन भी किया हुआ है, और इसमें महिलाएं भी हैं और छात्राएं भी हैं, और उस तरीके की है जहाँ पे मतलब अभी इनको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, अभी इनके पास बहुत कन्या है, बहुत अभाव भी है। विभो जी आप जैसे कि आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, और राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते ही है श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिवस के अवसर पर। पूरा भारतवर्ष मनाता है। बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते हैं कि महिला दिवस आज के दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने जब बहुत सारी छात्राओं को फोन किया, बहुत सारी महिलाओं को फोन किया, तो उन लोगों ने कहा ये तो 8 मार्च को मनाया जाता है ना मैम। और तो इस तरह के जब मेरे पास इस तरह के जब शब्द आए तो मैं थोड़ी अचंभित हुई, क्योंकि अभी लोगों को जब अपनी चीजों के बारे में नहीं पता है तो वो सशक्त कहाँ से होंगी। अभी उनको अपने ही दिवस के बारे में नहीं पता है कि भारतवर्ष में भी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और वो भी किसके नाम पर, सरोजिनी नायडू जी के नाम पर, जो कि एक कहा जाए कि मतलब उनको आप कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, हम लोगों के लिए मार्गदर्शिका है ना। स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी है नायडू जी, और राष्ट्र के प्रति उन्होंने बहुत अतुलनीय योगदान दिया है। इतना ही नहीं, वो जेल भी गई है, और 21 महीने वो जेल में रही है, और उसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे, उनको बहुत सारे पदक से भी नवाजा गया, तो गवर्नर भी रही, महिला गवर्नर भी रही। तो इतने सारी चीजें कि वो मतलब अलंकार से वो नवाजी गई, और उसके बावजूद अभी लोग उनके बारे में नहीं जान रहे हैं, उनके बारे में महिलाएं नहीं जान रही, छात्राएं नहीं जान रही, और इस दिन को समर्पित किया गया है उनको, और आप ही को सशक्त करने के लिए समर्पित किया गया है। तो थोड़ा ताज्जुब लगता है, फिर लगता है कि हाँ अभी भी आवश्यकता है सशक्तिकरण की, अभी भी बहुत ज्यादा इन सब चीजों की आवश्यकता है। और ज्यादा तो नहीं, हम सीधे ही चलेंगे अपने आज की हमारी जो मुख्य अतिथि है श्रीमती फूलबासन बाई यादव जी, जो कि पद्मश्री से अलंकृत हुई है, और आपको राष्ट्रपति के हाथों दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, आज हम लोग के बीच में आप आई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो शिक्षा है वो बहुत ही मतलब गरीबी में आपने लिया, और बहुत तो बेसिक शिक्षा ही आपने लिया, मात्र 5 साल ही कक्षा। यादव जी, आप महिलाओं के उत्थान के लिए लंबे समय से कार्य कर रही हैं, और आप मां बालेश्वरी जनकारी समिति की संस्थापक हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में पिछड़ी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा है। और जो एक कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में जो SHGs का कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, उस प्रकार की संस्थाओं को आपने स्थापित किया है सुदूर क्षेत्रों में, जिससे कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी उनको बनाया जा सके। और आपके इस योगदान के लिए आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा
जो भारत के नागरिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री है, उससे आपको सम्मानित किया गया है। और आप जो इंडिया फाउंडेशन है, विजन इंडिया फाउंडेशन के संरक्षक के रूप में भी कार्य कर रही हैं। और आज के कार्यक्रम में हम आपको मुख्य अतिथि के रूप में पा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक और जो समाज से जुड़े हुए विभिन्न लोग हैं, वो आपके अनुभव से, आपके द्वारा किए गए कार्यों से, अपने आप को आपके अनुभवों से हम सीखेंगे और हम उस चीज से सीख करके हमारे आसपास के वातावरण में जो चीजें हैं, जो कमियां हैं, उनको भी हम उसको दूर कर पाएंगे। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारी जो है वो है डॉक्टर कायनात काजी। आपसे हमारे विश्वविद्यालय में एक बार मुझे मिलने का मौका मिला था, आप हमारे यहाँ एक वर्कशॉप के लिए आई थी। आप एक हमारे मास कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई हैं, ब्लॉगर है, फोटोग्राफर है, रिसर्चर है, स्टोरी टेलर है, और उससे भी ज्यादा आपने क्या किया हुआ है कि जो आप हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस तरीके से राहुल संस्कृतायन थे, ट्रेवल राइटर हैं, कि आप अलग अलग जगह पर आप अपने आप को ले जाती हैं, वहाँ के अनुभवों से घूम करके कि हम किस प्रकार से जो समाज के विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं और नई नई जगह हैं, उसके अनुभवों से हम दूसरों को किस प्रकार से परिचित करा सकते हैं। और जैसे जब हम किसी नई जगह को देखने जाते हैं, नई जगह को अगर हम ट्रेवल करते हैं, तो उससे हमें नए नए लोगों से, उनके अनुभवों से जुड़ने का हमको मौका मिलता है। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनको कि उतना घूमने के अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मौके नहीं है, तो हम इस प्रकार के लोगों के अनुभवों से उसका लाभ उठा करके हम अपने आप को और विकसित कर सकते हैं, अपने इंसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो आज विशिष्ट अतिथि के रूप में पा करके आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इसके स्वागत की कड़ी में और मैं इस कार्यक्रम की जो आयोजन मंडल से जुड़े हुए विभिन्न लोग हैं, हमारे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, विभागाध्यक्ष, और दिग्विजय सिंह राठौर जी, इस कार्यक्रम की इसकी कन्वेनर डॉक्टर जानवी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुनील जी, अवध बिहारी जी, और हमारे जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विभिन्न लोग हैं, हमारे विद्यार्थी, हमारे सहयोगीगण, और जितने SHGs हैं, इसमें बहुत सारी महिलाएं हमें दिखाई दे रही हैं। मैं आप सभी का विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे जो वक्ता हैं, मुख्य अतिथि हैं, उनके अनुभवों से हम लाभ उठाएंगे और हमें बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे कि हम अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन कर सकें और लोगों के अंदर नई ऊर्जा का संचार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पूरी फैकल्टी और महिला अध्ययन केंद्र द्वारा, हमारी फैकल्टी है अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और महिला अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित हुआ है ये कार्यक्रम। और इसमें पूरी फैकल्टी के साथ साथ जो हमारी महिला टीम है, प्रोफेसर वनिता राय, डॉक्टर रवित्या, डॉक्टर पूजा सक्सेना, डॉक्टर झांसी मिश्रा, डॉक्टर वनिता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर जया शुक्ला, डॉक्टर रेखा पाल, डॉक्टर सोनम झा, श्रीमती करुणा निराला, इन लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ करके, जब भी महिला सशक्तिकरण की बात हुई है तो इन लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ करके काम किया है। और इसकी एक जोड़ अगर हम कहें तो इसकी जो मुख्य जोड़ है वो एक पुरुष शिक्षक जो है हमारे, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है, जिसमें डॉक्टर राकेश यादव, डॉक्टर जगदेव जी और प्रोफेसर देवराज सर, डॉक्टर गिरधर सर, डॉक्टर मंगल यादव, डॉक्टर धीरेन्द्र चौधरी, डॉक्टर नितेश जायसवाल, डॉक्टर राजकुमार सोनी, डॉक्टर शशिकांत, इन लोगों ने पूरी एक टीम मिलकर के जब भी हम लोगों को आवश्यकता हुई है ये महिला को सशक्त करने के लिए आप सभी हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा आएंगे। प्रोफेसर अजय सर हमेशा ही हम लोग का मार्गदर्शन करते रहे, हमेशा ही आप हमारे डीन भी है, विभागाध्यक्ष भी है। डॉक्टर मनोज मिश्रा सर जो कि जुड़े हुए हैं, बहुत ही उत्साही प्रवृत्ति के हैं और हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करते हैं। आपका यह स्वभाव हम लोग को हमेशा उत्साहित करता है, ऊर्जावान बनाता है। डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी आयोजन सचिव है, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, आपका जो ऊर्जा है वो हम लोगों को मिलता रहता है, पूरे विश्वविद्यालय को मिलता है। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे आज की जो हमारी विशिष्ट अतिथि है, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो अपने जो अनुभव है वो मुझसे साझा, हम सबसे साझा करें। डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर जी से आग्रह करती हूँ कि आप आए और उनका परिचय दें। बहुत धन्यवाद मैम।
आज के राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारी माननीय मुख्य अतिथि फूलबासन भाई यादव जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हम बहुत ही हमें गौरव और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों के लिए निकाला। आपके बारे में अगर कोई पढ़े तो उसकी आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो संघर्ष गाथा है और वो जीता जाता हमारे सामने उदाहरण है। और पूरा विश्वविद्यालय और स्वयं सब उनकी महिलाएं और ये सब हम आप अपने बीच में पाके बहुत प्रसन्न हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पे शामिल डॉक्टर कायनात काजी जी, आप सदैव हम लोग के आग्रह पे हम लोग से जुड़ती हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अकेले अपने जीवन की यात्रा पे निकली हुई हैं और पिछले 2 साल में आपने लगभग 2 लाख किलोमीटर की यात्राएं देश के विभिन्न भागों में की है। यात्रा के दौरान आप उसके लेखन, उसकी फोटोग्राफी और उसके ग्राउंड लेवल के संस्कृति को समझने में आप एक अलग तरीके से कार्य कर रही हैं। और समय समय पे आपके राहगिरी ब्लॉग पर विभिन्न देश के समाचार पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हमें उस संस्कृति से हमें जोड़ते हैं। मैं बहुत लंबा कार्यक्रम में इस चीजों पे और औपचारिक चीजों में नहीं ले जाना चाहता और मैं सीधे आपके पास आता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज विशिष्ट अतिथि के तौर पे अपना माइक अनम्यूट करके अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर कायनात काजी मैम। सबको प्रणाम। खुशी की बात यह है कि महिला दिवस के अवसर पर इतनी सारी महिलाओं को, सशक्त महिलाओं को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि वाकई हम हर स्तर पर सशक्त हो रही महिलाओं का एक समूह, या इतना बड़ा समूह है। और पूर्वांचल विश्वविद्यालय जिसकी मुखिया स्वयं एक महिला है आपकी कुलपति महोदया, तो हम सब के लिए बहुत बहुत हर्ष का विषय है आज आपके बीच उपस्थित होकर। मेरी खुशी का और बढ़ जाती है जब मेरे साथ बैठी हुई है हमारी बहुत प्रिय पद्मश्री फूलबासन दीदी, फूलबासन यादव ने मैं दीदी बुलाती हूँ और बहुत बहुत प्रेम है उनसे। मेरा ऐसा प्रेम है कि मैं कभी भी फोन करके उनसे कहूँ दीदी आपको यहाँ पर होना है, तो वो इनकार नहीं करती है, मेरा मान रखती है। इसके लिए फूलबासन दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने समय निकाला। अपने बारे में आज बहुत बात करना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये ना समय की बर्बादी करना होगा कि मैं अपनी बात करूँ, मेरी यात्राओं की बात करूँ। आज बात करेंगे फूलबासन दीदी के बारे में। अपनी यात्राओं से ही जोड़कर मैं इसकी शुरुआत करती हूँ बहुत संक्षिप्त में। फूलबासन दीदी को जब मैं मिली तो फूलबासन दीदी के घर का वो दृश्य सुबह 5 बजे का, वो अपने घर के आंगन को, घर के दरवाजे को लीप रही थी और उसमें बिल्कुल एक देहाती महिला जो कि अपने हाथों से उसे आंगन को बुहार रही है। वो जो दृश्य हो गई मेरी स्मृति में ऐसा छपा हुआ है कि ये वो स्त्री है जिसके पीछे 2 लाख महिलाएं खड़ी हैं, जिनका जो स्वयं सहायता समूह का जो एक साझा बचत है पिछले वर्ष की, मतलब पिछले वर्ष का ही आंकड़ा बताती हूँ, करंट मुझे पता नहीं, दीदी बताएंगे अभी, 52 करोड़ रुपए की एक राशि। सोचिए कितना बड़ा चमत्कार किया है दीदी ने। और वो बकरियां चराती हैं, आज भी बकरियां चराती हैं, अपने काम से जुड़ी हुई हैं, बहुत अभिमान के साथ जीती हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बना रही, निरंतर काम कर रही है। जी मैम। इतनी बड़ी पर्सनालिटी के सामने बैठकर मैं हाँ मैम क्या दे बात चुके हैं, करूं, 99 पे है, स्क्रीनशॉट हम ले लिया, काफी देर मेरी यात्राओं ने मैम सीट हो गया मैम, सीट फुल है एकदम। छत्तीसगढ़ में है, मुझे वहां तक लेकर चला गया दीदी के पास और जो मैंने देखा अपनी आंखों से घूम कर। एक समय था पैदल यात्राएं करती थी, अब क्योंकि कार्य क्षेत्र का विस्तार इतना हो गया है कि गाड़ी से यात्रा कर रही होती है। सुबह 4 बजे उठती है, पूजा पाठ करती है, माँ विमलेश्वरी का बहुत आशीर्वाद है दीदी पर। तो पूजा पाठ करने के बाद अपने का सुबह जिम्मेदारी निभाती है, पूरा बहुत सारी बकरियां हैं, गाय है, भैंस है, सबकी जिम्मेदारी निभाने के बाद तैयार होकर क्षेत्र में निकलती हैं, दिन भर यात्राएं करती हैं, महिलाओं से मिलती है, उनके समूहों को देखती हैं, ग्राउंड जीरो के काम से जुड़ती हैं और रात देर वापस लौटती हैं। दीदी की कहानी ऐसी है कि रोंगटे खड़े हो जाए। बहुत क्या बताऊं, मतलब मैं बताने बैठूंगी तो आप लोग सुनते चले जाएंगे और आप सबकी आंखों में आंसू होंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं दीदी से कहूंगी दीदी ये बहुत सुंदर अवसर है कि हमारी बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं यूपी के अलग अलग क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। यहाँ शायद 2 जगहों से हैं, बनारस से लोग जुड़े हुए हैं, जौनपुर से लोग जुड़े हुए हैं। तो आप अपनी कहानी आप ही सुनाइए, आपके अनुभव, आपकी दी हुई प्रेरणा से बहुत लोग लाभान्वित होंगे। माइक अनम्यूट कर लीजिए दीदी।
बहुत 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 धन्यवाद मैम। आपने ज्यादा समय अपनी मुख्य अतिथि को ही सुनने के लिए दिया और सभी बेताब भी हैं उनको सुनने के लिए, लेकिन आपको भी हम लोग सुनना चाहते थे, थोड़ा और भी आप हमसे साझा करती तो अच्छा रहता। कहते हैं कि दर्द दिल वक्त पे पैगाम भी पहुंचाएगा, दर्द दिल वक्त पे पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो, कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये दुष्यंत कुमार की कविता को चरितार्थ कर रही हैं आज की हमारी मुख्य अतिथि, प्रख्यात समाज सेविका, हम सबकी प्रेरणा स्रोत, पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत श्रीमती फूलबासन बाई यादव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और अब मैं आग्रह करती हूँ कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा अनुभव हमारी महिलाओं से, समूह की महिलाओं से साझा करें। हमारे साथ डॉक्टर अंजू सिंह भी जुड़ी हुई है, ये बहुत बड़ा समूह चलाती है और ये बहुत अच्छा चलाती है। ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, सिलाई सिखाती है और ये उनको प्लेटफॉर्म भी देती है। अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी देने का इनका वो है, उद्देश्य है ये भी। लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा समूह हमारे जौनपुर में, लेकिन हमारे लिए बहुत सम्मानित है ये डॉक्टर अंजू रानी सिंह जी। ये बहुत अच्छे राजसी खानदान से बिलोंग करती हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है समाज को। तो हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने अनुभव हमसे साझा करें। श्रीमती फूलबासन बाई यादव जी। फूलबासन दीदी से शायद संपर्क अभी बाधित हुआ है, वापस से जुड़ जाएंगे क्योंकि वो प्रवास में है, यात्रा कर रही हैं, तो इसलिए शायद कनेक्ट हो रहा है। दीदी आवाज नहीं आ रही उनकी, कैमरे पे तो दिख रही है। हाँ मैम, वॉइस का इशू है, उनका थोड़ा वॉइस का इशू है। हेलो, आवाज? हाँ हेलो, आवाज है? यस सर, ओके। आगे, हाँ काजी दीदी आगे। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम। आवाज आ रही सबको? यस मैम, काजी दीदी। अच्छा, आ रही। हाँ, तो सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाया और सभी बहनों के साथ मिलाने के लिए। ये सब विश्वविद्यालय के सभी मेरे गुरुजन को, दीदी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और नमस्कार, जय हिंद कहना चाहती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि मन में ढील इच्छा शक्ति, लगन और स्वयं में विश्वास हो जाए ना तो सब कुछ किया जा सकता है। और वो आज महिला सशक्तिकरण है। एक महिला सशक्तिकरण के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि माँ इतना ताकतवर है। माँ एक दुर्गा है, माँ एक काली है, माँ एक झांसी की रानी है और माँ ही है जो पूरा कृष्ण और राम जैसे बेटा पैदा करने वाली ही माँ है, भगवान को जन्म देने वाली माँ है। माँ कहीं से लाचार नहीं है, माँ का सोच लाचार है, माँ का डर लाचार है। माँ जिस दिन अपना डर को, अपना गरीबी को, अपने अज्ञानता को और अपने बीच जो समाज में जो अत्याचार को हथियार बना दिया जाए, तलवार बना दिया जाए, तो माँ कहीं से भी लाचार नहीं है। माँ का सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो डर है। जिस दिन वो डर को भगा देती है तो माँ सबसे आगे बढ़ते हुए अपना गांव, अपने घर और अपने समाज का भी नाम रोशन कर सकती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को मेरी काजी जैसे बहन मिली, आप लोग जैसे दीदी मिले। और कहते हैं ना कि गाड़ी में दो पहिया होता है, दो पहिया से ही गाड़ी चलता है। आज जितने भी मेरे भैया लोग जुड़े हैं ना, शायद आज भैया लोग नहीं रहते तो शायद आज राष्ट्रीय और इंटरनेशनल तक पहुंचने का मेरा कोई वहां तक जाना ही नहीं होता, क्योंकि मदद सहयोग से कोई महिलाएं आगे बढ़ती है। और मैं यही चाहती हूँ कि कभी भी जिंदगी में एक लकड़ी को तो आसानी से तोड़ दिया जाता है, लेकिन 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए तो किसी भी ताकत नहीं कोई तोड़ सके। एक गट्ठे की तरह मजबूत बनना चाहिए। मैं आप लोग को अपना कहानी बताती हूँ, क्योंकि कभी मैं सोची भी नहीं थी कि आज मैं राष्ट्रपति के साथ बैठ के खाऊंगी, देश विदेश में एक मेरा पहचान होगा, या आज कौन बनेगा करोड़पति,
जो अमिताभ बच्चन सदी के महानायक के साथ में बैठ के हार सीट में 50 लाख तक जीतना, एक गांव की बिना पढ़ी लिखी महिलाएं वहां तक जाना एक बहुत बड़ी बात है। और ये आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से वहां तक जाना है मेरे लिए बहुत बड़ी बात था। मैं छत्तीसगढ़ से 70 किलोमीटर राजनांदगांव जिले की छोटे से गांव छुरिया ब्लॉक की रहने वाली मेरी माँ, मेरे माँ बाप हैं। छुरिया में जन्म ली हूँ और वो छुरिया में एक छोटा सा मेरा होटल था। आज भी मेरा होटल है मेरे माँ बाप के पास। उस होटल में मैं कब्बसी धोती थी, जूठा बर्तन धोती थी, लकड़ी भी ले जाती थी। और गरीबी इतना था कि मेरा एक उम्र था 7 साल का। 7 साल का जो जिंदगी मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, शायद कहीं भी आप लोग सुने भी होंगे कि शायद मैं यही चाहती हूँ कि जिंदगी में हर चीज दे, भगवान कभी को गरीबी ना दे। क्योंकि सबका माँ बाप होता है, सबका परिवार होता है, लेकिन गरीब का कोई माँ बाप कोई परिवार नहीं होता। मेरे पास भी मेरे माँ बाप थे, हम 5 बहन 2 भाई थे। और खाने के लिए 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन 4 दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ता था। 7 साल की उम्र में मेरा भी इच्छा था कि मैं पढ़ूं लिखूं, क्योंकि वहाँ स्कूल में बच्चे लोग आते थे, जोड़ जोड़ के पढ़ना पढ़ते थे, उन लोग पढ़ाई करते थे, नया नया ड्रेस पहनते थे, जूता मोजा लगाते थे, बस्ता लेके जाते थे। तो एक माँ के पास एक बेटी रोती है कि नहीं मेरे को भी पढ़ना है, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि शायद पढ़ने लिखने वाले हैं ना, उनके पास बहुत पैसा होता है, उन लोग नौकरी कर सकते हैं, उन लोग 2 वक्त के रोटी खाते हैं। लेकिन हम लोग के पास गरीबी के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है। एक साड़ी को 2-3 टुकड़ा करके पहनाती थी हमारी माँ। एक छोटा सा झोपड़ी था और खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। रोते थे सभी भाई बहन चिल्ला चिल्ला के कि माँ हमको खाना दो। सुबह चिल्लाते थे, दोपहर को चिल्लाते थे, माँ यही बोलती थी लेना बेटा सो जा, शाम को बनाएंगे। शाम को भूख लगता था, पेट दबा दबा के सोते थे कि माँ हमको बहुत जोर से भूख लग रहा है, हमको खाना चाहिए। सभी बहन सभी भाई हम लोग चिल्ला चिल्ला के रोते थे। माँ कुछ नहीं कर पाते थी, पिताजी कुछ नहीं कर पाते थे, सिर्फ कोना में रोने के कारण। और रोते रोते सो जाते थे। ऐसे ऐसे कई हमारा समय बीता। और इसमें कई बार ऐसे हुआ, बिल्कुल होटल के पीछे में स्कूल था। स्कूल में हम लोग जैसे स्कूल में जाते थे तो सर लोग बोलते थे कि जब पहले स्कूल जा, स्कूल से पहले स्कूल मत आ, पहले अपने घर में जाके बस्तर लगा और बस्तर लेके आ, ड्रेस पहन के आ, तेरे पास ड्रेस नहीं है। और उस ड्रेस के लिए, बस्तर के लिए सर लोग भगा देते थे, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए एक साड़ी का टुकड़ा के सिवाय कुछ नहीं था। इसलिए मैं लगातार वो साड़ी के छोटा टुकड़ा पहन के स्कूल जाती थी तो भगा देते थे। मेरा मन स्कूल में लगा रहता था। 1 महीना 2 महीना 6 महीना से जनवरी से लेके 2-2 3-3 4-4 महीने स्कूल का कई चक्कर काटती थी, शायद मेरे को पढ़ना आ जाए। लेकिन शायद गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रही थी। बच्चे लोग को देखते हुए मेरा मन लगा कि अब मेरे को स्कूल जाना है। बच्चे लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत पहाड़ा पढ़ रहे हैं, राष्ट्र गीत गा रहे हैं, मेरे को भी स्कूल जाना चाहिए। एक दिन ऐसे हुआ कि वहां सर लोग इतना जोर से डांट दिए और मैं दौड़ते हुए अपने पिताजी को के पास गई और पिताजी को बोली कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को स्कूल जाना है। मेरे पिताजी 2-1 शब्द ऐसे बोले जो आज क्रेन की तरह लगा। और आज जो जगह में हूँ शायद मेरे माँ बाप का डांट था जो यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरा सबसे पहले बाबूजी का यही कहना था कि तू पढ़ के क्या करेगी, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, गरीब लोग पढ़ते नहीं हैं, गरीब लोग खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है तो कहाँ पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मेरे माँ बाप पढ़ाने के लिए नहीं चाह रहे थे। फिर मैं अपने माँ के पास गई, माँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को स्कूल जाना है। माँ बोलती है कि तू बेटी है, पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा फूकेगी, ससुराल जाएगी, हम आप दूसरे घर के दर हो, पढ़ के क्या करेगी। तो ये चिल्ला चिल्ला के रोना, माँ बाप के शब्द बोलना एक क्रेन की तरह लगा। ऐसे लगा कि शायद एक माँ बाप ही क्यों एक बेटी को ऐसे क्यों पढ़ा समझते हैं कि बेटा सब कुछ करेंगे, बेटी कुछ नहीं कर पाएगी, वो दूसरे घर की धन है, उसको शादी करके भेज रहा है। ये माँ बाप क्यों सोचते हैं? क्या एक बेटा पढ़ लिख के अपने माँ बाप को ही पा सकता है, बेटी क्यों नहीं पा सकते? बेटी का भी फर्ज है। बेटी तो एक कुल को नहीं 2 कुल को तारती है, अपने ससुराल को भी तारती है और अपने
मैके को भी तारती है। तो बेटी को के साथ ऐसे क्यों होता था? तो मैं 7 साल की उम्र से सोचती थी कि ये क्यों हुआ। माँ बाप का डांट, मैं एक दिन अपने हाथ में कसम खा ली 7 साल की उम्र से, जिंदगी में जो बेटा काम करके नहीं दिखाए मैं काम करके दिखाऊंगी। ऐसे दूसरे ड्राइवर कंडक्टर लोग मेरे को 2 रुपए 3 रुपए ऐसे मिला के मेरे 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करवाए, और पढ़ते हुए ही 10 साल में शादी हो गया। 13 साल के बीच में ससुराल भेज दिए गया, क्योंकि 13 साल का बचपन, इतना छोटी सी उम्र में मैं ससुराल आ गई। और राजनांदगांव से 9 किलोमीटर सुकुल देहान गांव का नाम है मेरा, वहां मेरे पति गाय बकरी चराते थे। और गाय बकरी दूसरे यहाँ का गैया बकरी चराते थे, एक नौकर काम करते थे। जब मैं आई तो वहां एक साड़ी लेके नहीं आई थी, पैर में एक चप्पल नहीं था। जब वहां गई तो एक झोपड़ी था, वो झोपड़ी था लकड़ी का, प्लास्टिक का, सभी तरफ प्लास्टिक में पूरा घर को ऐसे बना दिए थे। खाने के लिए एक दाना नहीं था, एक चावल कांड नहीं था, और खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन, खाने के लिए मिट्टी के बर्तन, पानी पीने के लिए मिट्टी के बर्तन, और जो भी है सिर्फ मिट्टी के बर्तन के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। एक 13 साल की बेटी ससुराल आती है, एक गरीब की बेटी गरीब के घर जाके ससुराल जाती है। आप सोच सकते हो कैसे मेरा जिंदगी गुजरा होगा। जब मैं गई तो मेरे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, न घर में चावल है, न बर्तन है, न कुछ नहीं है। बस एक साड़ी के पहनते मैं अपने पति के साथ गाय बकरी चराने चले गई। 20 साल तक गैया बकरी चराए हूँ अपने गांव का। अपने वो गांव के पूरे मालिक उन लोग थे, और वो गांव में गैया बकरी चराते चराते 20 साल तो गुजर तो गया, लेकिन मेरा गरीबी नहीं दूर हुआ। क्योंकि 20 साल के बीच में मेरा 2 बेटी और 2 बेटा जन्म लिए। छोटा सा लड़का था 1.5 साल का, सबसे बड़ी बेटी थी वो 7 साल की थी, और 2 बच्चे छोटे थे। और 2 बेटी 2 बेटा के माँ तो बन गई, लेकिन गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जैसे गैया बकरी चरा के आती थी 6 बजे, तो मैं तो 7 साल में भूखे प्यासे रहती थी 2 दिन 3 दिन। लेकिन मेरा छोटा सा बेटा था 1.5 साल का, वो बोल नहीं पा रहा था भूख के कारण, खड़े नहीं हो पा रहे थे मेरे बच्चे लोग भूख के कारण। मैं एक माँ हूँ। माँ कई हड्डी के टूटन दर्द को सह के जन्म देती है, खुद भूखे रह सकती है, खुद प्यास रह सकती है, और हर उम्मीद को मार के माँ पूरा दुनिया को, अपने बच्चे को बचाती है कि मेरे बच्चे को कोई नजर न लगे, मेरे बेटियों को, मेरे बेटे को कहीं भी भूखा न रहे। वो स्वयं भूखे रह सकती है, लेकिन कभी अपने बच्चे को भूख नहीं रख सकती। माँ कई हड्डी के टूटन दर्द को सह के जन्म देने वाली एक माँ है। माँ का एक उम्मीद, एक भरोसा एक अपने बेटों के लिए बहुत बड़ा रहता है। शायद मैं वो अभागिन माँ हूँ जो अपने बच्चे लोग को तड़पते हुए 2 दिन 3 दिन तक अपने बच्चे लोग को तड़पते हुए देखी हूँ समाज में। गाय बकरी चराते हुए जब 6 बजे आती थी, मेरे बच्चे चिल्ला चिल्ला के रोते थे। मैं 6 बजे गैया बकरी को मालिक के घर छोड़ के जाती थी दौड़ते दौड़ते, और गांव में घूमती थी। कम से कम 1 गिलास चावल तो दो, मेरे बच्चे लोग भूखे हैं। जिस गली में जाती थी ना, उस गली में दरवाजा बंद हो जाता था। जिस गली में जाती थी वहां हंसते थे, यही बोलते थे कि देखो हमारे यहाँ का कुतिया आ रहा है, हमारे यहाँ के पागल आ रही है। कई प्रकार का नाम पकड़ते थे, क्योंकि सभी का होता है परिवार, सभी का होता है दुनिया, लेकिन कभी जिंदगी में याद रखिएगा परिवार भी अपना साथ नहीं देते जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरे गांव में 6 बजे से 10 बजे रात तक चावल के दाने के लिए तड़पती थी, अपने बच्चे लोग को खिलाने के लिए तड़पती थी। एक चावल के मार को मांगती थी, कम से कम चावल का मार तो दे दो, मेरे बच्चे लोग भूखे हैं। लेकिन किसी को दया नहीं लगता था, किसी को दया नहीं लगता था। बस ऐसे लगता था कि ये भिखारी है, मांगने आ रही है। भिखारी के नाम से मेरा पहचान बना दिए पूरे गांव। जो गली में जाती थी दरवाजा बंद कर देते थे, जहां जाती थी वहां दरवाजा बंद हो जाता था। एक चावल का दाना तो बहुत दूर के बाद, एक मिर्च एक नमक देने के लिए कोई तैयार नहीं होते थे। और कई बार ऐसे हुआ कि मैं स्वयं मर जाऊं, अपने बच्चे को भी मार दूं। एक दिन का घटना था, उस घटने में मैं सोच ली थी कि आज के बाद मैं जिंदगी नहीं जीती, न मैं जीऊंगी, न मैं अपने परिवार बेटी बेटे को भी मार दूंगी। एक माँ क्या करे,
जब समाज हर तरीके से कहीं ना कोई देने वाला होता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है माँ, लेकिन अपने बच्चे को भूखी नहीं रख सकती। मैं अपने सुकून जहान से 3 किलोमीटर मेरा गांव है, ट्रेन चलती है, वहां अपने बच्चे लोग को कटने के लिए चले गई। 4 बच्चे को, मई का महीना था, बच्चे लोग 3 दिन तक खाना नहीं खाए थे। मैं अपने बच्चे लोग को लेके, सिर्फ थोड़ा सा बचा था समय, गाड़ी का ट्रेन का आवाज आया, बच्चे लोग नजदीक में थे, हम लोग, मेरे 4 बच्चे पकड़ लिए पैर को, हाथ को, और चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि माँ हमको नहीं मरना है, हमको जीना है, हमको नहीं मरना है माँ, हम जीना चाहते हैं, आज के बाद आपको कभी खाना नहीं मांगेंगे। शायद उस दिन मेरा एक आत्मा जागा, एक माँ का ममता जागा। उस दिन लगा कि मैं कितना बड़ी भूल कर रही थी। आज तो मैं इतना भूख प्यास में अपने बच्चे लोग को देख रही हूँ, लेकिन दुनिया में कितने सारे वो गरीब माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे लोग को भूखे प्यासे सुलाते होंगे। आज मैं मर जाती हूँ तो कई गरीब समाज मरते जाएंगे, और हर का बच्चा, हर के माँ ऐसे आत्महत्या करते रहेंगे, सिर्फ भूखमरी के कारण, गरीबी के कारण। मैं एक हाथ में मुट्ठी बांध के कसम खा ली कि आज मैं खुद मरूंगी, न किसी को मरने दूंगी, क्योंकि कहते हैं कि एक लकड़ी को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन 15-20 लकड़ी को बांध दिया जाए तो बहुत कुछ ताकत आ सकता है। शायद उस दिन मेरा नया जन्म हुआ 2001 3 जनवरी को, और उस दिन मैं जैसे ही घर आ गई अपने बच्चे लोग को लेके, महिलाओं को जोड़ने के लिए भिड़ गई। बहुत मुश्किल से 11 महिलाओं को जोड़ी, 2 रुपए पैसा और 2 मुट्ठी चावल से। जब मैं निकली तो सभी लोग मजाक करते थे, चिल्लाते थे, गाली देते थे, क्योंकि ये समाज में, गांव में तो और इतना ज्यादा तकलीफ होता था कि कोई भी बाहर महिलाएं जाती है तो उनको ऐसे लगता था कि ये गांव के लायक नहीं, इनको गांव से बाहर निकाल दो। और पूरे गांव इकट्ठा हो जाते थे, पूरे गांव वाले की, गांव की बहू है, गांव का काम छोड़ के घर से बाहर निकल रही है, महिलाओं को बिगाड़ेगी। ये काम लड़कों का है, पुरुषों का काम है, महिलाओं का नहीं है। 11 महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ कि यहाँ तक कि गांव में समाज बात करना छोड़ दिए, सामान देना बंद करवा दिए, पानी भरना बंद करा दिए। यहाँ तक कि कई बार ऐसे हुआ कि पति के मां से भी हमको झेलना पड़ा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक बाहर में रहना पड़ता था। एक गीला कपड़ा पहन के बाहर में रहते थे, एक गिलास पानी भी नसीब नहीं होता था। लेकिन कहते हैं कि मन में ढीली इच्छा शक्ति और जुनून हो रहा है तो कोई भी आड़ा नहीं आ सकता। मैं 10 से 15 दिन घर से बाहर में, जनवरी फरवरी में इतना ठंड में भी बाहर में रहती थी। मार पीट, नाक मुंह से खून आ जाता था, लेकिन कभी मैं हिम्मत नहीं हारी। मेरे लगा एक न एक दिन मेरा समाज समझेंगे, मेरे परिवार समझेंगे मेरे को, क्योंकि आज भी समाज में कहीं ना कहीं अज्ञानता है कि बेटियों के साथ ऐसे लगता है कि बेटी कुछ नहीं कर पाएंगी, कि मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि यही सोच आज भी है। उसको मैं दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी तब तक गांव समाज कभी विकास नहीं होगा। क्योंकि गाड़ी में 2 पहिए से ही गाड़ी चलता है। हम पुरुष के साथ में महिलाएं कंधे से कंधे मिलाएंगे तभी हमारा गांव, राज्य, समाज आगे बढ़ेगा। चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, या स्वच्छता में हो, या रोजगार में हो, या नशा मुक्त समाज के लिए हो। तो मैं ठान ली थी कि क्यों ना मेरे मरना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मेरा महिलाओं को लेकर चलूंगी। और वो 2 रुपए पैसा 2 मुट्ठी चावल से इकट्ठा की और 11 महिलाओं को, और धीरे धीरे 14,000 से ज्यादा महिला समूह बना, जिसमें 2.5 लाख महिलाएं जुड़ी। और वो महिलाएं लगभग 95 करोड़ रुपया पैसा अपने खाते में रख के उन लोग रोजगार शुरू किए। पहले जाती थी तो पैर में फोड़ा आ जाता था, क्योंकि मेरे पास चप्पल नहीं था। मेरे पास चप्पल नहीं था और पहनने के लिए साड़ी भी नहीं रहता था। मैं जाती थी तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं रहता था। बच्चे लोग को भूखे प्यासे सुलाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे वो 11 महिलाओं को लेके जब धीरे धीरे गांव के लोग बहुत विरोध करते गए, गांव में बैठक हुआ, बैठक में सब लोग बैठ जाते थे, इनको गांव से बाहर निकालो, ये गांव की महिला नहीं है, ये हमारे गांव की
कई प्रकार के नाम पकड़ते थे कि ये कुछ नहीं है, इनको गांव बाहर भगाओ, महिलाओं को बिगाड़ रही है। तो इसलिए संघर्ष करना पड़ा और गांव के साथ झगड़ा लड़ाई ना करके मैं सबसे पहले साफ सफाई शुरू की अपने गांव को। जैसे घर को साफ करते हैं एक महिलाएं, वैसे मैं अपने गांव को चमकाती थी। सबके घर में शौचालय बनवाती थी, कहीं लोटा लेके ना जाए। स्कूल में माचिस की तिल्ली से चावल इकट्ठा करके उनका बाल भोज शुरू कराई। वहाँ बाल भोज में खीर पूरी बच्चे लोग को, जो कुपोषित बच्चे हैं उनको खिलाती थी। मैं खुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन काफी पेन बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना, खाना बना के उनको हाथ में खिलाना है मेरे दिनचर्या में बन गया। और स्कूल में खेल कूद कराना, और सबसे बड़ी बात है कि हम स्वयं स्वास्थ्य शिविर लगा के रक्तदान किए। 12 बाटल एक महिलाएं ही रक्तदान किए, जिससे हमारे कलेक्टर जो दिनेश श्रीवास्तव सर जी यहाँ के जो नए आए थे वो हमको मिला। कलेक्टर सर आए तो उनको लगा कि ये काम बहुत अच्छा है, और उस दिन मेरे गुरु के रूप में, मेरे भगवान के रूप में मेरे गुरुदेव आए। और उस दिन से मैं पूरे गांव में घूम घूम के समूह बनाई। आज महिलाएं का, लाखों महिलाओं का एक बहुत बड़ा संगठन बना, स्वयं सहायता समूह। और वो समूह की महिलाओं में 5 चीजें सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले हमारा जो है शिक्षा में हमको पहले ध्यान दिए कि कोई भी बेटी छूटे मत, न कोई भी महिला ऐसे ना हो जो छूटे मत, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे तभी तो हमारा घर परिवार शिक्षित रहेगा। इसलिए मैं चाहे 50 साल की महिलाएं हो, 30 साल की महिला हो, 40 साल की है, वो उनको बैठा के पढ़ाने का काम करती थी, और मैं खुद पढ़ती थी। और उसके बाद स्वास्थ्य में भी काम किए, संस्थागत प्रसव से लेके टीकाकरण से लेके बहुत सारा स्वास्थ्य में जितना काम आता है, किशोरी बालिका का मासिक धर्म के बारे में जानकारी। चौथा काम था हमारा रोजगार। आज महिला स्व सहायता समूह नहीं है हमारे पास, हमारा एक बड़ा सोसाइटी बन चुका है, कंपनी बन चुका है। 11 महिलाओं से शुरू किए थे, 2 रुपए से शुरू किए थे। आज हमारा बहुत बड़ा एक कंपनी है, जो कंपनी में हम लोग जो भगवान में चढ़े हुए फूल है, उस फूल का अगरबत्ती बनाते हैं। वो फूल का अगरबत्ती आज पूरा हर जगह, बड़े से बड़े जगह में हम लोग अगरबत्ती बेचते हैं। उसका नाम है आस्था के फूल, क्योंकि तालाब में फेंक के प्रदूषण फैला देते थे। उस फूल को इकट्ठा करके हम लोग अगरबत्ती का काम शुरू किए। ऑर्गेनिक खाद तैयार किए, जिससे आज ऑर्गेनिक चावल, दाल, सब्जी, भाजी, हल्दी, धनिया, मिर्च पूरा तैयार कर रही है महिलाएं। बिना रासायनिक खाद से, हम गोबर से ही खाद तैयार करके बड़ा कंपनी, उसमें बहुत बड़ा कंपनी बनाया है। उस कंपनी में महिलाएं जुड़ के पैसा कमा रही है। ऐसे 200 गांव है जहाँ बकरी पालन कर रही है महिलाएं, उनका फेडरेशन बना है। वहाँ महिलाएं पुरुष को रोजगार दे रही है, अपने पति को रोजगार दे रही है राजनांदगांव जिला में। तीसरा चीज है कि महिलाएं हैं जो डेयरी वाला काम कर रही है। 18 महिला से शुरू किए थे, आज हमारे पास 7 से 8 हजार तक दूध महिलाओं के घर होता है। और वो महिलाएं खाद भी बनाती हैं और दूध का भी काम करती हैं। बहुत बड़ा मशीन लगा है, 24 से 25 लाख तक का मशीन है। हम लोग वोट के लिए काम नहीं करते हैं, ना नोट के लिए नहीं काम करते, क्योंकि हम शासन से कभी 1 पैसा मांगते भी नहीं है। हमारा जो भी काम होता है अपने ही पैसे से करते हैं, क्योंकि सरकार के पास हम जाएंगे तो सर झुका के बात करना पड़ेगा। हम एक माँ हैं, हम एक माँ होके हम किसी के पास हाथ फैलाने का काम नहीं करते हैं। आज हमारे पास 95 करोड़ तक का पूरा आय चल रहा है, काम चल रहा है। महिलाएं बड़ा कंपनी चला रही हैं, जिसमें कहीं भी जो कंपनी है, चाहे सोसाइटी है, हर काम महिलाएं अपने पैसे से करती हैं। 24 से 25 लाख का मशीन सीताफल का आइसक्रीम बन रहा है, जहाँ चौकी ब्लॉक है। 512 एकड़ जमीन है, वहाँ ऑर्गेनिक साग सब्जी लगा के महिलाएं खेती कर रही हैं। उसमें हम लोग चावल, दाल, गेहूं, सब्जी, भाजी, फल फ्रूट सब तैयार करते हैं, जो बाहर तक जा रहा है। और उसी से आज हम लोग एक बहुत बड़ा ब्रांड बना है, उनका नाम है गाँव वाली हल्दी, धनिया, मिर्ची है। और वो हल्दी, धनिया, मिर्ची हमारा शुद्धता रहेगा, वहाँ हम लोग कोई मिलावट नहीं रहेगा। एक किसान आत्महत्या करता है, उससे उनका आत्महत्या करने तक हम लोग नहीं जाने देते, क्योंकि वो आत्महत्या क्यों कर रहा है, क्योंकि वो आज कर्ज से लग गया। उनको कई प्रकार का खेती में परेशानी है और कई प्रकार खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको आमदनी होना चाहिए, नहीं हो। तो हम उनको ट्रेनिंग देती है महिलाएं, और ट्रेन करके उनको सही बीज
सही डॉक्टर और सही सलाह से उनको हल्दी धनिया मिर्च लगवा के उनका आमदनी बढ़ाते हैं। महिलाओं को, जो महिलाएं जुड़ी हैं, उन लोग हल्दी धनिया मिर्च बेचती हैं, लगाती हैं, पीसती हैं, पैकेट करती हैं, जिससे हमको बहुत सारा आमदनी हो रहा है। और तीसरा चीज ये है कि वहाँ जितने भी महिलाएं जुड़ी हैं वो महिलाएं स्वयं शेयरधारी है, क्योंकि कोई भी बाहर से आएंगे, उन लोग अपना एक मशीन लगाएंगे, अपना पैसा अकेला खाएंगे। लेकिन यहाँ हम पूरे महिलाएं मिलके 1480 महिलाएं जुड़ी हैं। वो महिलाएं स्वयं अपने शेयरधारी से अपना मशीन लगा रही हैं, अपना सामान बेच रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो भी पैसा मिलेगा हम 1480 महिलाएं बांटेगी। ऐसे बहुत सारी चीज है जो कम समय में बताना मुश्किल है। बकरी पालन के साथ में मुर्गी पालन है, डेयरी में भी बहुत सारा ऑर्गेनिक दूध का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हमारा दूध ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक पेड़ा हो, ऑर्गेनिक दही हो। क्योंकि आज रासायनिक में जाते हुए हमारा बहुत सारा ऐसे बीमारी का जड़ पूरा हमारे शरीर में लग गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव स्वस्थ रहो, अच्छा रहे। इसलिए हम लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं लगातार, सोसाइटी, कंपनी के द्वारा। और आखिरी चीज ये है कि रोजगार पूरे गांव की महिलाएं, जो महिलाएं हैं, मैं चाहती हूँ कि जो बहनें आज सुन रही हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि 12 महिलाएं जुड़ती तो हैं, लेकिन 12 महिलाओं में 2 महिलाओं का चलता है, 8 महिलाएं चुपचाप बैठ के देखते रहती है। ये नहीं होना चाहिए। कभी जिंदगी में याद रखिए कि कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ना है तो सभी महिलाओं के साथ आगे बढ़ोगे तब बढ़ पाएंगे। क्योंकि आज हमारा कोई दुश्मन नहीं है, भाई भाई के दुश्मन नहीं, महिला महिला का दुश्मन है। कोई भी महिला चाहेगी तो 2 ही चिल्लाएगी, बाकी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। इसलिए आपको पूरा ताकत है, आप सब मिल के बात करिए अपने समूह में, तभी रोजगार स्थापित कर पाओगे। जब तक आप रोजगार नहीं करोगे तो फिर समूह बनाने का कोई मतलब नहीं है। हर एक महिलाओं को अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करना ही होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत होगा तभी समाज मजबूत होगा। मैं तो चाहती हूँ कि नौकरी करने वाला नौकर कहलाते हैं, लेकिन जो आदमी रोजगार करेगा वो 10 को पालेगा मालिक बन के, 100 को पालेगा मालिक बन के। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम मालिक बन सकते हैं? हमको नौकर के काम नहीं करना है, हमको खेती में काम नहीं करना। हेलो, हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ दीदी, आवाज आ रही है? हाँ, हेलो, ये सुषमा का माइक ऑफ कराइए दीदी। यस मैम, कर दिया, टेक्निकल ग्लिच हो गया था, किसी ने कर दिया, हो गया मैम, कंटिन्यू। जी हाँ, सुषमा जी जी जी, यस मैम, कर दिया। हाँ दीदी आप आगे बढ़ो। तो ये जो हमारी बहनें हैं, मैं उनको यही सिखाना चाहती हूँ कि जो 12 महिलाएं हैं 12 लेके चले। मान लो कोई 2 महिलाएं नहीं चाह रही है करने को, उनको अलग रखो, जो करना चाहती है उन्हीं को उठाओ। क्योंकि जब महिलाएं हम एक 2 को देखते रहेंगे कि वो महिला बढ़ेगी तब वो महिला बढ़ेगी, नहीं। चाहे यहाँ के जितने भी बच्चे सुन रहे हैं मेरे बात, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मालिक आप एक जुनून बना लो कि मेरा मालिक बनना है। जिंदगी में जुनून रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकोगे, बिना जुनून के कुछ नहीं होता। रोजगार के लिए, क्योंकि आज रोजगार बहुत जरूरी है। सरकार मदद कर सकती है, सहयोग कर सकती है, लेकिन गरीब को कभी अभी लोग कोई सरकार नहीं बना पाएगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि आज हर के घर में रोजगार रहेगा तभी हम शिक्षित रहेंगे, पढ़ लिख के रोजगार करेंगे तभी हम आज आगे बढ़ सकते हैं। काम बहुत है, आज धरती मैया में सोना उगल रहा है। ये राजनांदगांव या छत्तीसगढ़ की बात नहीं बोल रही हूँ, हर जगह बस कमाने वाला का कमी है। आप काम देखो, आपके घर आजू बाजू में इतना सारा काम है। मैं जीविकन शुरू की थी, सुरंग कांदा को शुरू की थी, करोड़ रुपए में जीविकन का हम लोग बेचे हैं, करोड़ रुपए में। महिलाएं अभी छोटे छोटे आधा एकड़ 1 एकड़ में हल्दी धनिया मिर्च लगा रही हैं। तो काम कई प्रकार का है, कहीं भी फूल पड़ा है उसी को इकट्ठा किए, अगरबत्ती बना के पैसा कमा लिए। कहीं भी कुछ भी चीजें, छोटे से जगह है वहाँ हम लोग बकरी पालन कर सकते हैं, डेयरी कर सकते हैं, 2 गाय रख सकते हैं। सिर्फ 2 गाय में भी हम 8 से 10 हजार रुपया पैसा कमा सकते हैं, बस जुनून के साथ। क्योंकि जब तक जुनून नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं बताना चाहती हूँ कि स्वच्छता में मैं जब काम की, यहाँ एक राजनांदगांव ऐसे जिला है बिना सरकार की मदद से शौचालय बनाया है।
शौचालय बनाने से कुछ नहीं होता। सरकार हर जगह यही बोलती है कि शौचालय का उपयोग करो, शौचालय का उपयोग करो। शौचालय बनाने से कुछ नहीं होता, सोच बदलने से होता है। हम सोच बदलेंगे तब हमारा शौचालय का उपयोग होगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारा फायदा है। शौचालय बनाने से हमारा शरीर, हम और हमारा जो संस्कार है आने वाली पीढ़ी को देना है, वो बहुत बड़ा चीज है जिसे कई हजारों बीमारी से बच सकते हैं। हमारी यहाँ महिलाएं स्वयं राजमिस्त्री का काम करती हैं, स्वयं शौचालय बनाती हैं और दूसरे जगह जा जाके शौचालय का निर्माण कराती है। 8 दिन में गांव शौच मुक्त हुआ, 12 दिन में पूरा गांव शौच मुक्त हुआ। एक दिन का, एक घर का बात नहीं कर रही, पूरे गांव शौच मुक्त हुआ। क्योंकि सोच बदलना है। शौचालय बनाने का बात बिल्कुल मत करिए, सोच बदल लो, पूरा दुनिया और देश पूरा बदल सकता है। ये शौचालय का बात। आखिरी चीज है नशा मुक्त के लिए मैं यही बताना चाहती हूँ कि नशा समाज के बहुत बड़ा दानव है। ये महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा है। जहां से मेरी महिलाएं दीदी बैठ के सुन रही है मेरी आवाज को, मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ कि किसी में वो ताकत नहीं है कि कोई नशा मुक्त गांव, समाज और देश बना सके। एक महिला ही सबसे बड़ी ताकतवर होती है जो पूरे गांव समाज को नशा मुक्त बना सकती है। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही है। जिसके घर में जिसके पति शराब पी किया है, वो पत्नी से पूछ के देखो कि उनका क्या हाल रहता है। उनकी माँ से पूछो, उनकी बेटी से पूछो, जिसके घर में डेली शराब पी के आके उनका घर के चावल नहीं बचता, घर का एक पंडाल नहीं बचता, एक कपड़ा नहीं बचता, पूरा बेच के पूरा पी खा देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ महिलाएं महिला फौज के नाम से तैयार है, महिला कमांडो, महिला फौज के नाम से 6:30-7 बजे से महिलाएं लकड़ी लेके घूमती हैं, सीटी बजाती हैं और गांव में जो शराबी है पी के मारपीट करते हैं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी होता है या कोई घर में झगड़ा लड़ाई करते हैं, उनको पकड़ती हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन को देखेंगी, अधिकारी को देखेंगी, हमारा सहयोग करेगा, सहयोग नहीं मिलता। क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि संगठन में बहुत बड़ा ताकत है। एक रोड में आप खड़े रहोगे तो एक महिला एक्सीडेंट हो सकती है, लेकिन 10 महिलाएं खड़े हो जाएगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा, चक्का जाम हो जाएगा और मंत्री को आना पड़ेगा आपके सामने में। वो ताकत महिलाओं में है। क्योंकि जब तक अपने पावर नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन महिलाओं में 2-3 चीज आता है। पहले तो ये वो बोलते हैं महिला समूह की महिला कि दीदी हम जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लालच। दूसरा आता है कि हमारे पास समय नहीं है। तीसरा चीज है कोई बढ़ भी जाए तो अपना ही बढ़ेंगे, दूसरे को बढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो ये 3 चीज जो है आदमी उनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि लालच के पीछे दौड़ेंगे तो आगे जाके गिर ही जाएंगे। लेकिन हम पैसे के पीछे ना भागे, पैसे के पीछे कभी जिंदगी में ना भागे, पैसे हमारे पीछे में आए। हम क्यों उससे पीछे आगे जाए, हम पैसा आगे में हम पीछे क्यों दौड़ते हैं। लालच तो है, हम पीछे पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। क्यों? आप कर्म ऐसे करो जो पैसा आपके पीछे में आए ना। मेरा यही सोच है। और आज भी मैं खुश नसीब हूँ, मेरे यहाँ बकरी है, गाय है, भैंस है, दूध बेचती हूँ, समाज सेवा करती हूँ। कभी सरकार के पास हाथ फैलाने नहीं जाती। उनको आना है, वो चाहे मुख्यमंत्री है, संसद है, विधायक, उन लोग को आना है, उन लोग आए मेरे घर में। मैं नहीं जाती किसी के घर में, क्योंकि मैं एक स्वाभिमानी हूँ। मैं समाज सेवा के साथ में मेरे पास संगठन है, मेरा ताकत है। क्योंकि आज संसद है, विधायक है, मंत्री है, आज जनता नहीं रहेगा तो कुर्सी में नहीं बैठ पाते। जनता समाज से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। जनता समाज जब जाग जाए ना और अपना जड़ मजबूत कर लेना तो किसी में ताकत नहीं है कि काम नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारे ही कारण में आज बड़े बड़े नेता है, अधिकारी है, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं या कई प्रकार के गांव के बड़े मुखिया है, वो हमारे साथ जो हमारा काम होना चाहिए नहीं करते। क्योंकि उनका यही कहना है महिलाओं का कि जब तक हम काम नहीं करेंगे दीदी तब तक हम उन लोग के पास नहीं जाएंगे। और खुश नसीब है कि मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी है, काम करके हम लोग बड़े बड़े मंत्री, विधायक स्वयं हम लोग को बोलते हैं कि दीदी हम लोग आ रहे हैं आपके पास, हम आपके कार्यक्रम में आना चाहते हैं। ये होता है संगठन का पावर। क्योंकि मंत्री बड़े नहीं है या कोई अधिकारी नहीं, बड़े बनने वाला नहीं होना, बनाने वाला बड़ा होता है। जब बनाने वाला बड़ा है तो उनके पास क्यों जाए। हम अपना कर्तव्य, अपना कर्म करते रहे, उन लोग को आना पड़ेगा। आज
कोई महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता, तो हम यही कहते हैं कि आज 3 घंटे के अंदर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ रहा है तो आप 50 पूरा थाना खाली करके रख देना, पूरा थाना खाली कर देना। हम लोग तैयार हैं अंदर होने के लिए। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट 3 घंटे से पहले आ जाता है। ये होता है पावर, ये होता है ताकत। हमारे में है ताकत हो, लेकिन हम अपना ताकत को नहीं दिखाना चाहते। यही कि मेरा पति क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। क्यों? जब हम भूख मर रहे हैं, गरीब हैं, तो कोई देने वाला कुछ नहीं है। जब हम कुछ करना भी चाहते हैं तो समाज हंसेगा, हंसने दो। जिंदगी में ये याद रखिए मेरे बहनों, क्योंकि ना कोई क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उनको छोड़ दो। हमारा क्या फर्ज है उसके प्रति ध्यान दो। हम क्या करना चाहते हैं ये देखो। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा रास्ता सही है नहीं है। तो देखोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी समूह आगे नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि जिंदगी में जो आदमी अपने लक्ष्य में ध्यान देगा उसको कोई हरा ही नहीं सकता। और जो आदमी वो ये ऐसे बोल रही है, वो ऐसे बोल रही है, मेरे खस रहे हैं, मेरे चिल्ला रहे हैं, या परिवार का डर है, समाज का डर है, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप इतना ताकतवर हो, इतना शक्तिशाली हो, आपके सामने में कोई नहीं टिक सकता। झांसी की रानी की तरह अपने आप को बनाओ पावरफुल, तभी इस समाज में जी सकते हो। अन्यथा गांव में, समाज में इतना सारा दानव है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। एक गरीब 7 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। कई गांव में, शहर में, स्कूल में बच्ची सुरक्षित नहीं है, घर में बेटी सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ही कमी है समाज में। उन लोग क्या है, मैं तो यही कहती हूँ कि नेता लोग को और से मतलब है और अधिकारी लोग को नोट से मतलब है, कोई किसी मतलब नहीं है। लेकिन हमारा परिवार जा रहा है, उजड़ रहा है, एक बेटी के साथ में अत्याचार हो रहा है, इसलिए समाज को आगे आना होगा। जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक हम अपने अधिकार के लिए कभी लड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि एक महिलाएं कुछ तो नहीं कर पाती, लेकिन मुट्ठी बांध के हम रहेंगे तो बड़ा से बड़ा काम हो सकता है। इसलिए हमारी महिलाएं लकड़ी लेके, सीटी बजा के गांव का रक्षा करती हैं। और बड़े से बड़े चाहे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ कुकर्मा है, कोई बेटी के साथ दाज प्रथा में जला दिए, कुछ भी होता है, उनका तुरंत तत्काल हम लोग उनका काम करवाते हैं और वो बेटी खुशी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए जाती है। ये हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। और अभी 2001 से जुड़े हैं लगभग, ये हमारा 22 साल चल रहा है। और 22 साल में मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे कोई साल नहीं है जो हमको सम्मान नहीं मिला है। ये सम्मान हमारा नहीं, हमारी सभी महिलाओं का है। पद्मश्री, जमुना लाल, मेरे को याद नहीं रहता क्योंकि सम्मान की तरफ मेरा ध्यान नहीं है। कितना सारा, लगभग 5 बोरा तो मेरे ऑफिस में ऊपर में टंगा है, रखने की जगह नहीं है। घर में भी 5-6 बोरा है जो रखने की जगह नहीं है, पूरे टंगते हुए, जिसमें सोना है, चांदी है, डायमंड हीरा है, और लगभग करोड़ों रुपया पैसा मिला। मैं सबको दान कर देती हूँ। ये मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे में कोई ताकत नहीं है। ताकत मेरी सभी 2-2.5 लाख महिलाओं का ताकत है। मैं क्या हूँ जो मैं कुछ कर पाती, हम सब मिलके कर पाते हैं, तभी आज यहाँ तक बैठी हूँ। और आज इतना बड़ा कंपनी, एक बहुत बड़ा ब्रांड तैयार कर रहे हैं। आने वाला समय में एक बहुत बड़ा हमारा भी कॉलेज रहेगा, हमारा भी यूनिवर्सिटी रहेगा। ये मेरा सपना है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के बच्चे विदेश में जाके पढ़े। मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ विदेश में, उनके लिए बड़े से बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलना चाहती हूँ। मेरा यही सपना है। और अभी मैं बताना चाहती हूँ केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में, वहां से भी मैं 50 लाख जीत के आई। रेणुका साहनी जी के साथ में थी, माननीय हमारे जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके साथ में बैठ के, हार्डशिप में बैठ के खेलने का मौका मिला। और मैं यही कहना चाहती हूँ सभी दीदी से, भाइयों से, और सभी मेरी महिला समूह के बहनों को, क्योंकि जिंदगी में एक कुत्ते को तो हर कोई मार देंगे, वो भाग जाएगा डर के मारे। और एक बिल्ली है, उसको भी मारोगे तो भी डर के भागेगा। लेकिन मधुमक्खी के छाता में कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो झूल में है। मधुमक्खी की छाता की तरह बनिए, मधुमक्खी की तरह रहिए, तभी समाज आपके साथ कोई अत्याचार नहीं करेगा और आप आगे बढ़ते रहोगे। आपको बनना है मधुमक्खी की तरह। और हम सब मिल के अपने राज्य नहीं, पूरे देश में महिलाएं, नशा जैसे महादानव है, उसको हम सब मिल के हटा सकते हैं। मैं लगातार बहुत सारा कार्यक्रम में मेरा चलता है,
पूरे देश के साथ में यूनिवर्सिटी पूरे अलग अलग राज्य से, अलग देश से भी बहुत सारे दीदी लोग हैं जुड़े हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में महिलाओं का एक बहुत बड़ा संगठन हो जो कहीं भी बेटियों के साथ अत्याचार न हो, बेरोजगार न हो। हम लोग ये कार्यक्रम जो 2-2.5 लाख महिलाओं को करते हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ 2 मुट्ठी चावल, 2 रुपया पैसा, 1 मुट्ठी दाल और पुराना साड़ी का पंडाल रहता है। और लाखों महिलाओं का हमारा महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। हम लोग महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च में मनाते हैं, जो सबके घर से चावल दाल आता है, जो समाज में जो छुआछूत का भावना है, समाज में कई प्रकार का जो रूढ़िवादी है कि वो बड़े हैं छोटे हैं, उसको दूर करने के लिए पंडाल लगाते हैं। सबके यहाँ का जो पुराना साड़ी का जो पंडाल के लिए हमको लाखों रुपये पैसा लगता है, लेकिन फ्री में हमारा कार्यक्रम हो जाता है। खिचड़ी बनाते हैं और जितने भी हमारे भारत के बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो हमारे देवी देवता है जिनको मानते हैं, उनका हम लोग उपवास रखते हैं 1 दिन का। और सब लोग एक साथ सबका घर का चावल दाल मिला के उनको भोग लगाते हैं और हम लोग उपवास तोड़ते हैं 4 बजे। तो ये पद यात्रा रखते हैं। पद यात्रा में सरकार का हर योजना गांव में आए और गांव में जो समस्या है वो सरकार तक जाए, ये मेरा सोच है। और आज मैं खुश नसीब हूँ कि जो हम लोग योजना बनाते हैं वो सरकार को भी बहुत अच्छा मान्य होता है। आज भी जो हमारा नरवा गुरवा बाड़ी चल रहा है, वो हमारी सरकार वो चीज को कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, जो हम लोग 10 साल से करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारा सोच है और मैं यही चाहती हूँ कि आप अपना सोच बदलिए कि हम गरीब हैं, छोड़ दो, किसी को मत बताओ कि हम गरीब हैं। गरीब स्वयं ताकतवर बन जाओ, गरीब में है वो ताकत, आप सब कुछ कर सकते हो, बस सोच बदलना है। क्योंकि मैं लगातार मेरा कार्यक्रम और है और उसके बाद अभी और कार्यक्रम में जाना, महिलाएं इकट्ठा हो चुकी है। मैं चाहती हूँ बहुत सारा ऐसे दिन भर भी चलेगा कम है हमारे लिए, क्योंकि काम 25 साल से चल रहा है। इसलिए आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। काजी दीदी को धन्यवाद देती हूँ जो लगातार मेरी छोटी बहन की तरह लगातार हम लोग लगे रहते हैं बाद में। और सभी विश्वविद्यालय के सभी दीदी को और सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो आप लोग बुलाए, मान सम्मान दिए और मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए। मेरी सभी महिलाओं दीदी को बस बोलूंगी, कभी भी जरूरत लगे आपको दीदी से बात करने का, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है। उस आश्रम में महिलाएं हैं पूरे भारत के, कहीं भी महिलाएं मेरे साथ में रह सकती है। बहुत जल्दी मैं घर को भी छोड़ूंगी, देह दान कर दी हूँ, शरीर को भी परिवार को नहीं मिला है, पूरे समाज में सौंप दी हूँ। और उसके बाद कभी भी कोई भी महिलाएं पीड़ित है, कोई आत्महत्या कर रही है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, समाज छोड़ दिए, मैं उसको गला लगाना चाहती हूँ। उसके साथ में रह के एक बड़ी दीदी बन के, छोटी बहन बन के, उनकी माँ बन के, गुरु बन के उनके साथ में रहना चाहती हूँ। तो कभी मत लगे कि दीदी बहुत बड़ी है, मैं कहीं से बड़ी नहीं हूँ। पहले भी गाय बकरी चराती थी, आज भी गाय बकरी चराती हूँ। बस जीने का तरीका मेरा अलग है, 2:45 बजे से उठना, 10 बजे रात तक सोना। समाज के लिए जीती हूँ, क्योंकि अपने लिए सब लोग जीते हैं, समाज के लिए जिंदगी जीना बहुत मुश्किल। कोई लोग सामने आते हैं, जिसमें हमारे काजी दीदी भी है जो लगातार बड़े बड़े हस्तियों के साथ में हम लोग का पहचान बनाए हैं। दीदी का मैं धन्यवाद देती हूँ जो लगातार मेरे साथ जुड़ के मेरे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सब एक परिवार है, कहीं भी मन में ना लगे कि दीदी बहुत बड़ी है। सम्मान लेना बहुत बड़ी बात है, निभाना बहुत बड़ी बात होता है। ये मेरा कुछ नहीं है, पद्मश्री हो कोई भी सम्मान, ये सभी 2.5 लाख महिलाओं का सम्मान है। इसलिए मैं सबके तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सबको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप हम लोगों से जुड़ी और आपकी करुण व्यथा सुन करके यहाँ पर जितनी भी महिलाएं थी, मतलब कई बार लोगों को अपना कैमरा ऑफ करना पड़ा अपने आंसू पोंछने के लिए, मैंने देखा। और मतलब लोग इतने ज्यादा क्या बताएं इमोशनल हो चुके थे कि कहते भी नहीं बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज समूह में की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और समूह का जो नेतृत्व कर रही है, ऐसी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई है, ऐसे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे निसंदेह सभी को बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन इससे सिर्फ काम नहीं चलता, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा समूह हमारे साथ जुड़ा था एक तरह से कहा जाए तो मैं 2 लाइन कहना, आज यह दीवार की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी।
करेंगे और पूरा हमारा जितना भी लागू जिला है हम माननीय कुलपति मैम से आग्रह करेंगे और वो निश्चित हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण का हमेशा झंडा बैनर लेकर के खड़ी रहती है, हम लोग को मोटिवेट करती है। और तो हम तो बहुत ज्यादा काम नहीं, हमारी टीम बहुत ज्यादा तो काम नहीं करती, लेकिन छोटा छोटा मोटिवेशनल काम करती है, जागरूकता का काम करती है। और लेकिन अब आज के बाद निसंदेह हमारी पूरी टीम बढ़ चढ़ करके काम करेगी। और सबसे पहले तो धन्यवाद डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर सर को कि वो डॉक्टर कायनात काजी मैम से मिलवाए, और डॉक्टर कायनात काजी मैम को बहुत 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 धन्यवाद कि आप जैसी शख्सियत को मिलवाई। लेकिन धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम जो औपचारिक हमारा होता है, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार डॉक्टर मनोज मिश्रा सर जो कि विभागाध्यक्ष हैं जनसंचार विभाग के, आपको सुन रहे थे। और मैं उनके बारे में बोलूं कि मनोज मिश्रा सर जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और हम सबके अग्रज भी हैं। हमेशा से ही कार्यक्रमों को करने के लिए हम लोग का उत्साहवर्धन करते हैं, हम लोग आगे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं और साथ में लगे रहते हैं। जितने भी कार्यक्रम रहे हमेशा वो साथ में खड़े रहे। बहुत कम, आपने कहा ना कि बहुत कम पुरुष भाई होते हैं जो हमारे साथ लगते हैं, लेकिन उनकी लगने की वजह से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हमारे विश्वविद्यालय में टीम है पूरी पुरुष भाइयों की, पुरुष शिक्षकों, जिनकी वजह से हम सारे काम करके चले जाते हैं। उनको भी लोग कमेंट करते हैं सर, उनको भी ये समाज है आपका, एक शब्द बाहर ये समाज मैंने सुना था, उसके बाद तो बच्चों के आंख में आंसू आ गया था। तो सच में ये समाज है, बहुत सारी चीजें हम झेलते हैं, देखते हैं, बहुत सारे विरोध देखते हैं, लेकिन फिर भी आपको देखने के बाद लगता है कि वो तो हम तो कुछ नहीं देखते, आपने जो देखा वो हम कुछ नहीं देखते, हमको तो इतने से परेशान ही नहीं होना चाहिए। अब मैं मनोज मिश्रा जी के हवाले करती हूँ। सर आप धन्यवाद ज्ञापन करें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आदरणीय दीदी जी ने जो बोला है, मैं तो पूरा एकदम सुनता रह गया। ये भावपूर्ण, इतना भावपूर्ण और इतना प्रेरक उद्बोधन था। आप बताइए, ये जमीन से जुड़े लोग हैं। आप देखिए उन्होंने एक साम्राज्य बनाया है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपने विवश कर दिया, आपने काल के कपाल पर लिखा है, और कर्तव्य पथ पर आपको जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, सब आपने सिरोधार किया। आपने कष्ट को भी सिरोधार किया और आज भव्यता के साथ है उसको भी सिरोधार कर रहे हैं। जब आपको पद्मश्री मिला था मैंने आपके बायोडाटा को देखा था, शाम को घोषणा हुई थी, मैंने देखा था क्यों, और मैंने देखा उसी समय मुझे लगा ये नमन करने वाला व्यक्तित्व है। और इतनी ज्यादा महिलाओं को आप अपने में समेटी हैं। आप जो है नए भारत की तस्वीर, एक बुलंद भारत की तस्वीर आप प्रस्तुत कर रही हैं। और मैं क्या बताऊं, मैं जब डॉक्टर कायनात जी को मैं देखता हूं तो कायनात जी को मैं एकदम पढ़ता रहता हूं, जो कुछ लिखती रहती हैं। तो आज ऐसी दो महान विभूतियां, आदरणीय दीदी जी फूलवासन जी और डॉक्टर कायनात काजी जी, आज हमारे विश्वविद्यालय में आप मुख्य अतिथि हैं। और आज ये प्रेरक दिवस है और मुझे लगता है कि ये पिछले 2 दशकों से जो महिला शक्ति का जागरण हुआ है वो आप सबके सशक्त हस्ताक्षर से हुआ है। जब विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ा करते थे डॉक्टर कायनात जी, एक मजाक साहब का शेर अक्सर छात्र संघ के हमारे नेता बोलते थे और बड़ा प्रेरक लगता था उस वक्त, और वो था दिले मजरूर तो मजरूरतर करने से क्या हासिल, तू आंसू पोंछ कर मुस्कुरा लेती तो अच्छा था, तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है लेकिन तू इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। आप बताइए कि ये जो बातें थी और वो क्रांति अब आ गई। हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पूरे हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह से हमारी मातृ शक्ति जुड़ी है सबके लिए प्रेरणा काम करेगी। तो मैं बहुत सम्मान और आदर के साथ आदरणीय दीदी जी जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, पद्मश्री फूलवासन दीदी, और मैं डॉक्टर कायनात काजी जी जो एक प्रख्यात ब्लॉगर साथ एक बहुत शिक्षाविद हैं, आप प्रख्यात लेखिका हैं। और आप जो बिंब की तलाश जो है लोक रंग में जो आप शामिल हैं, लोक रंग को समाज के सामने लाना ये बहुत कठिन तपस्या कार्य है। आप यथावत प्रस्तुत करती हैं, इसलिए सदा हम सब आपका नमन करते हैं। हम लोगों के बीच में हमारे संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अजय प्रताप जी हैं, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम के मूल और जो आयोजन के संयोजक और महिला अध्ययन की प्रभारी डॉक्टर हमारी
जानवी मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे प्रेरक कार्यक्रम करती रहे और एक जो है ऑफलाइन कार्यक्रम, एक बड़ा राष्ट्रीय संगोष्ठी हो जिसमें सब महिला शक्ति उपस्थित हो। तो मैं उम्मीद भी करूंगा कार्यक्रम के जो हमारे आयोजन सचिव है डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर जी, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी जो तकनीकी सहयोग कर रहे हैं अवनीश जी, उनको भी, जिसके कारण हम लोग सब लोग जुड़ पा रहे हैं। और हमारे विश्वविद्यालय के जो हमारे वरिष्ठ आचार्यगण हैं, प्रोफेसर आचार्य विक्रम देव जी, प्रोफेसर अविनाश पाटेकर जी, प्रोफेसर देवराज जी, डॉक्टर पुनीत धवन जी, डॉक्टर धीरेन्द्र चौधरी जी, डॉक्टर प्रमोद यादव जी, डॉक्टर मंगला जी, डॉक्टर अवध बिहारी जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, आप सभी का बहुत हार्दिक धन्यवाद मैं देता हूं। और हमारे जो स्वयं सहायता समूह से हमारी मातृशक्ति हैं, मैं सबका नमन करता हूं। आप लोग भी संघर्ष गाथा से प्रेरणा लेकर कुछ ऐसा कर जाए। डॉक्टर अंजू सिंह जी हैं, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। आप सब ऐसा कर जाएं कि जैसे छत्तीसगढ़ से जय छत्तीसगढ़ की हुंकार आ रही है, जय उत्तर प्रदेश की हुंकार वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जाए। मैं यही आशा और अपेक्षा करूंगा। आप सबका बार बार नमन, अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद देते हुए मैं आप सबसे विदा चाहूंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है। हम बार बार नमन कर सतकोट नमन करते हैं। बहुत जो है जो पद्मश्री जिनकी संघर्षपूर्ण गाथा को हमने सुना, पर्वत की पिघलनी चाहिए, वो पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, बस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आज तो इतना सुनने के बाद अपने आप ही सब निकल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप ऑनलाइन संगोष्ठी कराइए, आदरणीय दीदी जी को बुलाइए, डॉक्टर कायनात काजी को बुलाइए और एक परचम यहाँ से ला रहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जल्द। कायनात काजी भी बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सेंसिटिव हैं। मैं देखा उनको अभी सिसकते हुए, रोते हुए। डॉक्टर कायनात जी, आपसे निवेदन है कि आप एक राष्ट्रीय टीम बनाइए और सबको पूर्वांचल लेकर आइए, एक प्रेरक व्यक्तित्व के साथ। दीदी रहे सब लोग, एक ऑफलाइन संगोष्ठी आपके उसमें होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुशी होगी है बहुत बहुत अच्छा फूलबासन भाई यादव जी को शत प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कायनात काजी जी को कि इतनी अच्छी शख्सियत से आज आप हम लोगों को मिलाई, हम लोगों को जोड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी हम आपसे ताकि समाज लाभान्वित होता रहे, राष्ट्र लाभान्वित होता रहे। और मैं बताना चाहूंगी कि अवनीश जो कि हमारे शोध छात्र हैं अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, इन्होंने पूरा तकनीकी सपोर्ट दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आज का जो लाइव स्ट्रीम इन्होंने किया है यूट्यूब पर जो चल रहा है, एकदम टीवी की तरह चल रहा है। और अभी मुझे फोन करके बोले कि एकदम साफ चल रहा है मैम, बहुत सुंदर चल रहा है। मैं सबको लिंक भेजूंगी और उससे निश्चित जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो उससे आगे भी सुनेंगे, आगे भी जुड़ेंगे। और बोल रहे हैं ये पेज इतना भर गया था कि मैंने सारे लोगों को यूट्यूब पर ही उस पर जोड़ा है। तो अगर इसकी रिकॉर्डिंग हुई हो तो अगर इसकी रिकॉर्डिंग हुई हो तो वीडियो डाल दीजिएगा। निश्चित सर, ग्रुप में भेज दूंगी। और प्रोफेसर और लोग भी सुने इसको, बड़ी बहुत अच्छा। बिल्कुल। और डॉक्टर सुनील सर, प्रोफेसर देवराज सर, डॉक्टर मनोज पांडे सर, सभी जितने भी हमारी फैकल्टी के मेंबर हैं, जितने भी महिला अध्ययन केंद्र की सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य, बार वो पूरी मेरी महिला टीम, बार हमारी महिला टीम में भी सम्मानित भी है। काजी मैम, कुलपति मैम ने सम्मानित किया है क्योंकि साक्षी को देख हाँ, डॉक्टर राकेश यादव सर का हमेशा सहयोग रहा है। डॉक्टर जगदेव जी का बहुत सहयोग रहा है। आपको भी बधाई सर, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के होते हैं, आप महाविद्यालयों से भी एनएसएस के लोगों को जोड़ते हैं, उनके टीचर्स को जोड़ते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को जोड़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। तो राकेश यादव सर को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आगे दीजिए जानवी। ठीक अपना विश्वविद्यालय है, कभी लगता ही नहीं कि मैं उसके बाहर की दुनिया से हूँ। जरूर मैं आपको ऑफलाइन आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारी पूरी टीम जुड़ी हुई है, जया शुक्ला, रेखा मैम और सोनम झा मैम और वनिता मैम, सभी जुड़ी हुई है और सब आज बहुत खुश है और सब मैसेज करके बोल रही है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और इतना अच्छा, मतलब ऑफलाइन इतना अच्छा प्रोग्राम बहुत कम जाता है क्योंकि ज्यादातर कमेंटिंग होती है। इसीलिए मैंने आज बिल्कुल बात नहीं करना शुरू की कि आप तो उनके सामने कोई और बात करे तो ये तो वक्त की बर्बादी है।
फूलबासन दीदी नहीं बहुत ही मैम, ज्यादा हाँ नहीं वो तो सही है। और हमारे आचार्य वीडी शर्मा सब लगातार जुड़े रहे और बहुत हमेशा जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये रहते हैं, खासकर ये आते हैं, समय बिताते हैं, रहते हैं, सबको और प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आज के कार्यक्रम में। निश्चित रूप से अत्यंत सराहनीय कार्य है। जितने शब्द कम पड़ जाएंगे प्रशंसा की। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर सराहनीय कार्य है, ऐतिहासिक कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। धन्यवाद। ये कायनात काजी जी इनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अद्भुत इनका व्यक्तित्व है। मैं देखा इनको सिसकते हुए, आंखों से आंसू पूछते हुए। इतनी भावुक पर्सनालिटी, इतना इमोशनल पर्सनालिटी, इतना सेंसिटिव पर्सनालिटी बहुत रेयर मिली है। जानवी जी, इस बहुत ही उत्तम कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई पूरी आपकी टीम को। हम तो शुरू से जो सुन रहे थे, विशेषकर छत्तीसगढ़ से पद्मश्री मैडम थी, उनका उद्बोधन इतना अच्छा था, इतना तो ग्राउंड रियलिटी जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस को हम लोगों से शेयर किया और एक प्रेरणा दिया कि कैसे हम लोग भी इस तरह से चीजों को, जो हमारी मातृ शक्ति है, चाहे मान लीजिए जो पुरुष शक्ति भी है, और इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेके अपने को कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। तो ये कोई जेंडर विशेष नहीं, कोई भी लगता है तो अपने आप को कसते, जो आपका शीर्षक ही था आत्मनिर्भर महिला, तब तो कहते आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। इस जो भी इन्होंने प्रोसेस बताए उनको हम लोग करके निरंतर ही उस प्रगति के पथ पर हम बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजन के लिए हमारा विजन इसी तरह का है जैसा वो पद्मश्री बहन ने जो कहा, जो जीवन है, और हम कभी शेयर करेंगे हमारा भी इस तरह का विजन, और उस दिशा में हम भी काम कर रहे हैं। तो मात्र ठीक है। मैम अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लें। हाँ, डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी को धन्यवाद। शिवम सर जुड़े हुए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ लगातार विभा जी जुड़ी रही काशी से, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक भी है, उन्होंने बहुत बड़ी समूह को अपने साथ जोड़ा। हमारे साथ जेएमएम जुड़े रहे, गुलाब जी बहुत बड़े समूह को जोड़ा। शुभी जी जुड़ी रही, बहुत बड़े समूह को हमारे साथ जोड़ा। और छात्राओं को जोड़ने वाली रेखा मैम, सोनम झा मैम, विनय सर, ये सारे के सारे लोग छात्राओं को, छात्र छात्राओं को जोड़े। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप इतना सुंदर कार्यक्रम करवाई और सबको वैचारिक रूप से एकदम प्रक्षालन कर दी, धुल दी। सबके मन की गंदगी एकदम खत्म हो गए, स्वार्थ से सब अलग हो गए। इतना अधिक से अधिक लोग प्रेरित हुए। आपको धन्यवाद मैम कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम करवाया, बच्चे भी लाभान्वित हुए। सच में आप ज्ञान की गंगा हैं और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्यक्तित्व को सामने लाइए ताकि सभी कर्मरत हों, अपना अपना कर्म करें। आपको हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अमीश को बहुत थैंक यू सो मच मैम। मैम बच्चे कानपुर से भी जुड़े थे, जौनपुर बनारस पूरा उत्तर प्रदेश कवर किया गया। हो सकता है बाहर से भी जुड़े रहे हों।